नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 8 ऑफ द सितंबर 2025। तो आज का दिन को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, आज जो है हमारा 8 ऑफ द सितंबर, आज के दिन हम क्या बनाते हैं? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के नाम से हम 8 ऑफ द सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि हमें इस बात के लिए अवेयरनेस फैलानी होती है कि लिटरेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। और जो इलिटरेसी है, जो अनपढ़ता है ना, वो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं आती है। हमें क्या होना पड़ेगा? लिटरेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है? 8 ऑफ द सितंबर। कब से स्टार्ट हुआ था? 1966 से। कौन बनाता है इसे? यूनेस्को। तो ये भी सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि भारत के कुछ स्टेट ऐसे हैं जो फुली फंक्शनल लिटरेट हो चुके हैं। तो फुली फंक्शनल लिटरेसी और लिटरेसी में क्या फ़र्क होता है? तो लिटरेसी होती है कि किसी भी एक भाषा को जानना, समझना, बोलना, लिखना आना। और फुली फंक्शनल लिटरेट होता है किसी एक पर्टिकुलर भाषा को जानना, पढ़ना, लिखना, समझना तो है ही है, साथ साथ वो अपने पर डे के डेली के क्या कर सके? अपना अकाउंटिंग भी कर सके, है ना, डेली लाइफ को अच्छे से, जिसके उसकी जो मैथमेटिक्स के जो काम है डेली के ना, यानी कि नॉर्मल उससे जोड़, घटा, गुना, भाग भी आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से बने थे? तो गोवा और मिजोरम ने अभी क्या अनाउंस किया था? फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास प्रोजेक्ट, है ना, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सा इस बात को ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि आज की जो हमारी न्यूज़ है उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए काम के हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कल रात को क्या हुआ था? तो लूनार एक्लिप्स था, है ना। शायद पूरे भारत में आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा। लगभग भारत और उसके साथ साथ बहुत सारे देशों में देखा गया था ना। तो क्या होता है लूनार एक्लिप्स, है ना। तो एक्लिप्स क्या होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं ना। तो कल बेसिकली चंद्र ग्रहण था, यानी कि लूनार एक्लिप्स था। ठीक है, होता क्या है, जैसे मैंने कहा, ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है। तो क्या होता है, जब ये फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ गई, ठीक है, तो सन की लाइट तो मून पर गिर नहीं पा रही थी, है ना, और हमारा अर्थ है वो उससे बड़ा है, किससे? मून से, तो डेफिनेटली पूरा कवर हो जाता होगा। तो एक ऐसी कंडीशन, जब एक ऐसा एक्लिप्स लगता है जब लगभग पूरा का पूरा जो मून है उसकी लाइट ब्लॉक हो जाती है ना, और रिफ्रैक्शन के कारण सिर्फ और सिर्फ जो मून है उसके ऊपर लाल रंग की, रेड कलर की लाइट तुम्हें नजर आती है, उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? ब्लड मून भी कह देते हैं। तो कल क्या था? बेसिकली ब्लड मून था। क्या होता है ब्लड मून? तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, द ब्लड मून, ये आपकी एक फोटो शायद आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो देखो कुछ डेफिनेशंस होती हैं। एक होता है फुल मून। फुल मून क्या होता है? तो सिंपल याद रखना, occurs when the moon is on the opposite side of the earth from the sun fully illuminated। जब मैक्सिमम लाइट सन की उस पर गिरती है और उसका रिफ्लेक्शन आता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? फुल मून कह देते हैं। ठीक है, उसके इसे लूनार साइकिल भी कहते हैं। एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? रेफर्स टू ए रेयर एक्स्ट्रा फुल मून, यानी कि सेकंड फुल मून इन ए सिंगल कैलेंडर। क्या कह दिया जाता है? उसे ब्लू मून कह देते हैं। यानी कि अगर फुल मून महीने में 2 बार हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? ब्लू मून भी कह देते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आता है एक ब्लड मून। ब्लड मून आपने देखा ही, द अर्थ शैडो कवर्स द मून, जैसा कि हमने पढ़ा था, बट सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर गिव्स इट ए रेडिश कलर। तो हम उसे क्या कह देते हैं? ब्लड मून कह देते हैं, जो कि कल हुआ था। सुपर ब्लू मून क्या होता है? ए रेयर इवेंट कंबाइनिंग 2 फिनोमिना। सुपर मून, the moon is at its closest point to the earth perigee appearing large and brighter। यानी कि क्या होता है सुपर ब्लू मून? कि जब पेरिजी होता है, पेरिजी क्या होता है? जब सन, जो हमारा मून है वो नियरेस्ट होता है। अपोजी होता है जब फारदेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पेरीहेलियन, है ना। पेरीहेलियन क्या हो, कब होता है? 3 जनवरी को, जब हमारा जो सन होता है या जो हमारी अर्थ होती है बेसिकली वो सन के बिल्कुल पास होती है।
और अपहेलियन कब होता है? लगभग 4 जुलाई को। उस दिन क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो एवरेज पूरे सन से क्या होती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, तो उसे पेरीहेलियन अपहेलियन कहते हैं, इससे पेरिजी और अपोजी कह देते हैं। ठीक है, तो जिस दिन फुल मून भी हो और उसी दिन पेरिजी भी हो जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, सुपर ब्लू मून कह देते हैं। फुल मून आप समझ गए, मैक्सिमम लाइट गिर रही थी, मैक्सिमम लाइट 2 बार गिर रही थी तो हमने उसे क्या कह दिया, ब्लू मून कह दिया। ठीक है, सुपर ब्लू मून कब कह दिया, जिस दिन फुल मून भी था और उसी दिन क्या हो गया, पेरिजी भी हो गया। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। और ब्लड मून तो आप जानते ही हो, ठीक है, कल हुआ ही था। नेक्स्ट पहला टॉपिक देखते हैं इसमें, GST 2.0 विल एम्पावर यंग इंडियंस। देखो अभी आपने देखा होगा कि जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन ये काफी दिन तक चलता रहेगा न्यूज में ना। कोई इसकी अच्छाई करेगा, कोई इसकी बुराई करेगा, कोई इसके ऊपर अच्छा आर्टिकल लिखेगा, कोई बुरा भी लिखेगा ना, तो दोनों तरह की काफी दिन तक न्यूज में रहती है ऐसी चीजें ना, जो एक बार आ जाती है। तो सिंपल सा समझना क्या है GST, आपने कई बार पढ़ा भी है, वही 2-4 बेसिक बातें जो आपको याद भी हो चुकी होंगी। 1 जुलाई 2017 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, और इसे क्या कहा गया, 1 नेशन 1 टैक्स के नाम से कहा गया। ठीक है, 1 नेशन 1 टैक्स के नाम से इम्प्लीमेंट किया गया। कुछ चीजें इसके बाहर रखी गई, जैसे आपका लीकर हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको बाहर रखा गया, ये भी आप जानते हो। ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के ऊपर दे दिया गया कि स्टेट की मर्जी, जितना पैसा लेना चाहे उस पर ले सकते हैं, इसलिए इनके प्राइसेस भी वेरी करते हैं, आप जानते हो। अब इस 1 नेशन 1 टैक्स में, जैसे आपने सुना होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, है ना, रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई गई है, उसके ऊपर भी बातें चल रही है ना। सिमिलरली है ना, 1 नेशन 1 रैंक, आपने 1 रैंक 1 पेंशन पढ़ा होगा ना। तो इसमें इसको लागू किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिससे इसको लाया गया था। ठीक है, कौन लगाता है, तो याद रखना इसका चेयर, इसको चेयर कौन करता है GST काउंसिल को, तो निर्मला सीतारमण आज के दिन है, जो कि क्या है, तुम्हारी फाइनेंस मिनिस्टर। और इस बार कौन सी मीटिंग हुई थी, 56 GST काउंसिल हुई 3 से 4 सितंबर 2025 को, जिसमें क्या किया इन्होंने, 4 टियर स्ट्रक्चर जो थी, 5%, 12%, 18%, 28%, तो इन्होंने क्या किया, 12% को एलिमिनेट कर दिया, 28 को एलिमिनेट कर दिया। अब कितना रह गया, तो एक तो 0 यानी कि जिस पे कुछ नहीं है, एक 5, एक 18 और एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहा गया 40%। ये लग्जरी और सिन गुड्स के लिए है, जैसे टोबैको हो गया, ठीक है, ड्रिंक्स हो गए, हाई एंड व्हीकल्स हो गए, ठीक है, जो आपके आर्टिफिशियल शुगर के व्हीकल, जो आपके ड्रिंक्स होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनके ऊपर 40% कर दिया गया है। ठीक है, और बहुत सारे जो 12% वाले थे उनको 5% में रख दिया, बहुत सारे 28 को 18% में रख दिया गया है। तो ये उसमें चेंजमेंट किए गए। 0% रिटेन्ड फॉर द क्रिटिकल आइटम्स लाइक फूड, मेडिसिन एंड द एजुकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये सब किया गया। हालांकि सरकार को इससे नुकसान तो होगा, है ना। मोदी जी ने कहा भी था 15 अगस्त की उस स्पीच में कि मैं भारत वालों के लिए एक दिवाली धमाका लेके आने वाला हूँ। तो यही था बेसिकली दिवाली धमाका, कि GST के जो रेट्स वो काफ़ी हद तक कम कर दिए गए हैं। ठीक है, जो काफ़ी अच्छा भी है ना। ठीक है, उसी के ऊपर जस्ट आर्टिकल लिखा हुआ है, इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इट्स पीपल विद नियरली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 35 years द कंट्रीज इकोनॉमिक इंजन इज पावर्ड बाय aspiration, enterprise and consumption. This demographic dividend is not merely a statistic, it is the pulse of an economy that is increasingly youthful, ambitious and globally connected. GST 2.0 is a reform that directly responds to this advantage. तो वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। इससे the reform is equally significant for micro, small and medium enterprises. आप जानते हो हमारी देश की GDP की धड़कन कहते हैं उसे, 30 से 33% जो पैसा है वो MSME से आता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगह पर ना, एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स बिकमिंग ए मैच्योर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, GST 2.0 प्रोवाइड्स द फिस्कल आर्किटेक्चर टू चैनल यूथफुल एस्पिरेशन इनटू नेशनल मोमेंटम, है ना। आपने देखा होगा टैरिफ वगैरह लग रहे हैं, तो GST कम करके क्या होगा, पैसा कम हो गया, तो कंजम्पशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। और जब यहाँ का प्रोडक्ट यहीं ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा तो पैसा यहीं का यहीं बनने लगेगा, तो हमें दूसरों पर डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे कम करने की, या उसके ऊपर डिपेंडेंसी भी ज़्यादा नहीं रहेगी हमारी, तो उसके अंदर भी इसमें हेल्प मिलने वाली है। जैसे नील किसको कर दिया, तो आप जानते हो
है ना, जो मिल्क है, ठीक है, पनीर है, चपाती है, पराठा है, पिज़्ज़ा की ब्रेड, है ना, खाखरा, ठीक है, इनको कर दिया गया है बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, बिस्किट, जूस, आइसक्रीम, है ना, इनको 5% में कर दिया गया, पहले 12 से 18 था, है ना, इनको याद भी रखना है। जैसे हाउस होल्ड के आइटम्स हैं 12 और 18 से 5% पे आ गए हैं, जैसे सोप, शैम्पू, टूथ पाउडर, बाइसिकल, यूटेंसिल्स, कॉम्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइंसेस हैं, जैसे 28 से 18 पे आ गए, टीवी हो गए, एसी हो गए, डिशवॉशर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, है ना, ये भी 10% सस्ती हुई है। हेल्थ केयर पे नील कर दिया, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इंडिविजुअल लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, है ना, इनको बिल्कुल कम कर दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, स्पेक्टिकल्स को 5% में डाल दिया है। ऑटोमोबाइल्स 18% कर दिया है 28 से, जो स्मॉल कार होती हैं 1200 सीसी से कम, ठीक है, और उनकी जो लेंथ है 4000 mm से कम है उसको। जब मोटरसाइकिल है जो 350 सीसी से कम है उनको 18% में कर दिया है। ऑटो पार्ट्स के ऊपर भी 5% कर दिया गया है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद रखना वो अनचेंज्ड है, उस पर अभी भी 5% ही लगता है। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा भी याद रखने हैं। फिर एक दूसरा आर्टिकल है उसी द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, जीएसटी रिफॉर्म्स विल बूस्ट कंजम्पशन इकोनॉमी सीतारमन। तो वही बात उसमें लिंक कर दी गई है कि इससे क्या होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज एक्सप्रेस्ड confidence that revenue driven by export in the consumption will help bridge the estimated shortfall of 48,000 crore rupees in GST revenues। लेकिन इससे बढ़ेगा क्या, इससे हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही सब बातें की गई हैं। 40% में, ठीक है, टोबैको, ठीक है, बाहर जो बड़ी गाड़ी हैं उनको डाल दिया है, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से ऊपर है, IPL की टिकट, है ना, इन सबको, पर्सनल एयरक्राफ्ट, है ना, कैसीनोज, इनकी टिकट को 40% में डाल दिया गया है, ठीक है। कुछ ऑल इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, फैमिली, सीनियर सिटीजन्स, ये सब क्या है जीएसटी में फ्री कर दिए गए हैं। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड 3 कैंसर और रेयर डिजीज मेडिसिन मूव टू द नील रेट, ये भी उसमें डाल दिया गया है। तो वही सब बातें आपको याद रखनी है। और एक अच्छी न्यूज है, डेफिनेटली आपको सारा डाटा याद होना चाहिए, ठीक है, उसमें नो इफ नो बट कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जापान पीएम रिजाइंस आफ्टर पार्टीज लॉस इन जुलाई पोल्स। तो जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, शिगेरू इशिबा, नाम याद रखना, शिगेरू इशिबा, इन्होंने क्या किया, हार गई इनकी पार्टी, हार गई तो इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो बस न्यूज़ में आ गया। और काफ़ी अच्छे देशों में आता है, आप जानते हो, क्वाड, है ना, क्वाड में भारत के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के अंदर भी ग्रुपिंग में है ये, ठीक है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर गए थे, शायद आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था, है ना, वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी हम लेकर आए थे, है ना। तो हमारे रिश्ते तो अच्छे हैं ही हैं। हम इनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, है ना, वरुण गार्जियन, है ना, हम इनके साथ धर्म गार्जियन, है ना, हम इनके साथ वीर गार्जियन, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज में इनके साथ हम लोग मिले हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इनके साथ करते भी हैं, ट्रेड वगैरह भी हमारा होता है। तो जस्ट सिंपल सा याद रखना, यहाँ की करेंसी क्या है, येन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैपिटल क्या है जापान की, टोक्यो, है ना। तो वो कंट्रीज जिसमें मोदी जी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, या हमारी डील होती है, हमारा ट्रेड होता है, डेफिनेटली उसकी करेंसी, उसकी कैपिटल, उसका पीएम, प्रेसिडेंट आपको पता होने चाहिए। और ये खुद से किया करो ये चीज़ें, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे देश है, सबके बारे में नहीं पूछेगा। At the 15th India-Japan Summit, August 2025, Tokyo, Japan pledged $67 billion in private sector investment in India over a decade and agreed to take 50,000 skilled, semi-skilled Indian workers in 5 years, strengthening bilateral ties. लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और भी है ना, उसका टोटल फर्टिलिटी रेट का, TFR का, जो काफ़ी बार हमने पढ़ा है कि भारत की फर्टिलिटी रेट भी गिर गई है। जापान भी उसकी चपेट में आ रहा है धीरे धीरे, है ना। वहाँ पर भी यंग पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। आपने शायद पढ़ा होगा कि 40 साल बाद ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है कि उनके रॉयल फैमिली में कोई बंदा 18+ यानी कि उसमें उस एज में पहुँचा, यंग एज में पहुँचा है ना, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, ठीक है, 0 के आसपास पहुंचने वाली है, ठीक है। साउथ कोरिया में भी यही क्राइसिस चल रहे हैं, भारत में भी ये कंसर्न है, इसलिए इसके ऊपर एक टॉपिक और भी है। तो वहाँ भी जापान तुम्हें देखने को मिलता है। बाकी तो आप हिरोशिमा नागासाकी जानते ही हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जानते ही हो, काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहा है, न्यूज़ भी अच्छी है। हो सकता है तुमसे कुछ भी उठाकर पूछ ले, तो डेफिनेटली आपको सारी बातें पता होनी चाहिए जो भी आप जापान के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
roles and the loopholes, the Election Commission of India should be proactive in correcting its systematic fault. देखो, आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली आप जानते हो 25 ऑफ द जनवरी 1950 को बना था। आपको ये भी पता है कि इस दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि इसका जो आर्टिकल है 324 है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है, और बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या किया जा रहा है, SIR रिफॉर्म, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें ये डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई इसको टाइमली करना चाहिए था, ठीक है, आपको अचानक से 2 महीने पहले नहीं करना चाहिए था। तो काफी न्यूज में चल रहा है। आप ज्ञानेश कुमार जी को भी जानते होंगे, है ना, इनसे कोई ऐसा ही होगा बच्चा जो तैयारी कर रहा हो किसी एग्जाम की और वो इसे ना जानता हो, है ना। इनकी वो स्पीच आपको शायद फिर याद दिला दूं मैं कि वो CCTV फुटेज देने से मना कर देते हैं कि क्या तुम चाहते हो मेरे देशवासियों की जो माताएं और बहनें हैं उनकी वीडियोस वगैरह अवेलेबल कराई जाए, जबकि बात किसकी हो रही थी, पोलिंग बूथ में वीडियोस वगैरह जो वोट डालते समय उनको उपलब्ध करानी चाहिए। हालांकि उनको कुछ और बोल देना चाहिए था, लेकिन उनके जो बयानात थे, उनके जो उन्होंने जो ये स्पीच दी है उसके बाद तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस में आ चुका है, आपके डाउट्स में आ चुका है कंप्लीटली। उसके साथ साथ तुम जानते हो कि राहुल गांधी की वहां पर बिहार में कौन सी यात्रा चल रही है, वोट चोरी के ऊपर लेकर यात्रा चल रही है। तो बहुत सारी चीजें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी और अभी तक टिल सितंबर चल रहा, अभी तक न्यूज में बना हुआ है। कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आप नहीं जानते हो। इसकी पहली फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी थी, VS रमा देवी। पहला कौन था, सुकुमार सेन। आज कौन है, तो आप जानते हो ज्ञानेश कुमार। कैसे बनता है, तो प्राइम मिनिस्टर, उसमें एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं, ये ध्यान रखना कैबिनेट मिनिस्टर है, और एक इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन। इनका भी अपोज होता रहता है कि ये प्रोसेस गलत है, और काफी बार हम इसे पढ़ते रहते हैं। तो बस इस आर्टिकल में बस कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है ना। जैसे मैंने कहा था ना, ऐसी न्यूज बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। फिर आ गई, इसमें कहा गया है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अपनी गलतियां सुधार लेनी चाहिए, बट वो गलतियां सुधारने की बजाय क्या कर रहा है, दूसरे को ब्लेम कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसको पता है कि गड़बड़ हुई है तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के जो एड्रेस है वो 0 होते हैं। ऐसा नहीं होता है। किसी के आधार कार्ड में 0 नहीं लिखा होगा, और बिना आधार कार्ड के तुम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोट भी नहीं बनाया होगा। तो उसको अपनी गलती माननी चाहिए और उसमें रिफॉर्म करके पूरे भारत में दोबारा से नए पते बना देने चाहिए। ये ना किसी रूलिंग पार्टी की बात है, ना किसी अपोजिशन की पार्टी है, ये बात हो रही है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। बस वही सब इसमें छापा हुआ है और कुछ नहीं, और एवरीथिंग, हर चीज आप इसमें पढ़ चुके हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, है ना, सब कुछ पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोइंग विद ग्रेस। Next है growing with grace. Changing population dynamics require a policy reorientation for the government. देखो क्या कह रहा है, If there was any doubt about India going through the throes of a demographic change, confirmation came with the sample registration system, statistical report indicating a fall in country's crude birth rate (CBR) and total fertility rate एज पर द SRS डाटा 2023। इसमें वही बात की जा रही कि हमारे यहाँ पर जो एनुअल लाइव बर्थ है पॉपुलेशन में, ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। तो क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है। तो सिंपल याद रखना, TFR का मतलब यही होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक वुमेन अपने लाइफ स्पैन में जितने बच्चों को जन्म देती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पर ऑलमोस्ट 1950 में हमारे यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट थी वो होती थी 6.8 के अराउंड, यानी कि लगभग 6 से 7 बच्चे एवरेज पैदा होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये कम होता चला गया और हमने एक स्टैंडर्ड लाइन बना रखी, एक स्टैंडर्ड डाटा बना रखा है कि अगर 2.1 फर्टिलिटी रेट है तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है, इससे ऊपर है तो अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर 2.1 से बिलो है तो ये कंसर्न माना जाता है कि हमें उसको बढ़ाने की नीड है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, सभी ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे, फिर उस कंट्री को चलाने के लिए लोग नहीं रहेंगे। जैसे साउथ कोरिया में, जापान में क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, जैसे रशिया में भी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आर्मी वगैरह में जिनकी डेथ हो गई है, तो अब सोल्जर तो चाहिए ना उन्हें भी,
तो बस यही है कि आज तो हम 1.46 बिलियन हैं, ठीक है, आज हम 146 करोड़ हैं, लेकिन क्या आज से 50 साल बाद 60 साल बाद भी रह पाएंगे? नहीं होगा, क्योंकि एकदम से ड्रास्टिकली चेंजमेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारी TFR है वो वैसे गिर रही है, ठीक है। आजकल बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी होती है ना, कि शादी अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, और उसके बाद वो कुछ भी रीजन हो सकता है, मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कहने का मतलब ये है। और हमें इस कंसेप्ट को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जैसे जो सबसे कम इसमें है लोवेस्ट, वो कौन है आपका? तमिलनाडु, ठीक है, वो 1.2 पे आ चुका है। बिहार जो है वो 2.8 पे है, तो ऑलमोस्ट 3 पे है बिहार। सबसे ज्यादा है भारत में, याद रखना। दिल्ली सबसे लोवेस्ट 1.2 में आ गया है। यूटीज की बात करूं तो तमिलनाडु भी 1.2 में घूम रहा है, यानी कि इनकी जो फर्टिलिटी रेट है जो 2.1 है होनी चाहिए, उससे भी नीचे आ गई है। और भारत की लगभग 1.9 हो चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट उससे कम हो चुकी है। समझ गए? तो इसके डाटा, यानी कि इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई जाती हैं। जैसे 18 states and UTs had a TFR below the replacement level. Replacement level क्या है? ध्यान रखना 2.1. And all states reporting higher than replacement level TFR were in northern India, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। Following Delhi, West Bengal, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र to have a TFR below 2.0, ये भी ध्यान रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो याद रखना नाइजर में ऑलमोस्ट 4 के आवास है, ठीक है, सबसे ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टर्न इन इंडियाज FDI स्टोरी। देखो क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है देखा जाए तो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज रिमेन्ड ए मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप सिंस द फर्स्ट वेव ऑफ द इन्वेस्टमेंट बिगन इन द वेक ऑफ 1991 रिफॉर्म्स। आप जानते हैं कि हमारे भारत में 1990s में भयंकर तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, पैसा नहीं था हमारे पास, और उस समय 1991 से लेकर 1996 तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव की सरकार में PV नरसिम्हा राव ने कहा, किससे? फाइनेंस मिनिस्टर से। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? हमारे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी से कहा कि भाई कुछ भी करो, भारत को बचा लो, डूब जाएगा वरना, 10-12 दिन का पैसा बचा है, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूं। उनसे ये कहा गया तुम चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी करो पर बचा लो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने LPG इंट्रोड्यूस कर दिया। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लाइसेंस फ्री कर दिया ना। पहले हम क्या थे? सोशलिस्ट थे। आपको पता होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल वर्ड जोड़ दिया गया, यानी कि हम सोशलिस्ट है, मैक्सिमम चीजें पब्लिक वेलफेयर के लिए है। हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्राइवेट लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे हम बर्बादी की तरफ चले गए। फिर आया LPG और हम मिक्स हो गए। हमारे यहाँ पर आपको सोशलिज्म भी दिखेगा, कैपिटलिज्म भी दिखेगा। तो हमने LPG किया, लिबरलाइजेशन, लाइसेंस फ्री कर दिया। 6 इंडस्ट्री छोड़ी हमने, जैसे लीकर हो गया, हैवी इंडस्ट्रीज हो गई है ना, इन सबको छोड़ा, सबको लाइसेंस फ्री कर दिया। अब लाइसेंस फ्री किया तो क्या होगा? बाहर से भारी इन्वेस्टमेंट हुई। वही तो कह रहा है कि जो पहली फेज आई थी, पहली वेव आई थी भारत में जिसमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ था, तो जब फॉरेन से जो डायरेक्ट पैसा आता है और यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाई जाती है और वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो, वो भी अपना पैसा बनाए, हमारी भी इकोनॉमी बूस्ट हो, तो हम उसे FDI कह देते हैं। और FDI तब से चला आ रहा है, उससे पहले नहीं था, तब से चला आ रहा है। और भारत में LPG प्राइवेटाइजेशन, हर चीज प्राइवेट कर दी गई, छोड़कर किसको? आपकी आर्मी, आपके उसको डिफेंस सेक्टर को, यानी कि एटॉमिक पावर वाले को, और रेलवे को, है ना, इन दोनों को क्या कर दिया गया? रखा गया। और रेलवे क्यों रखा गया? क्योंकि इसे लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, गरीबों के लिए अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ आने जाने का तरीका होता है, तो इसे रखा गया, बाकी सबको प्राइवेट। ग्लोबलाइजेशन कर दिया ना, और हम उससे बाहर निकल गए। 2008 में भी क्राइसिस आई, लेकिन हमारे ऊपर कोई उसका इफेक्ट पड़ा ही नहीं। हम धीरे धीरे बढ़ते रहे, लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि हमारे यहाँ पर FDI ना के बराबर हो रहा है, यानी कि जो FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो था वो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है ना। लोग बाहर भाग रहे हैं वापस, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चली जाती हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर पैसे की कमी आती है, इकोनॉमी डाउन होती है। तो उसी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि भाई हमारी जो FDI है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बस इतना लिखा है इसमें,
FDI has played a crucial part in the modernization of India's industrial base, leading to the technological innovation and linking the country more deeply with the global markets. तो होगा ही ना, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा. E-commerce and the computer hardware and software sectors are two areas that show a massive influx of FDI, changing these sectors profoundly. Gross FDI inflows reached $81 billion in financial year 2024-2025, है ना. इस वाले साल में लगभग $81 बिलियन पर पहुंच गया. अब 13.7% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से लगभग 13% ज़्यादा. बिटवीन 2011 एंड 2021 FDI climbed from $46.6 billion to $84.8 billion, highlighting India's investor appeal. लेकिन अब ये हालात क्या हो चुके हैं? उल्टे हो चुके हैं. सब यही लिखा हुआ है ना, अब ये हालात उल्टे हो चुके हैं. After adjusting the outward FDI by Indian companies, the net retained capital within India fell to an alarming 0.4 billion. यानी कि 0.4 बिलियन ही पैसा बचता है, जितना आया और जितना गया अगर दोनों के बीच का निकाला जाए तो 0.4 बिलियन ही इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले साल, जो कि सबसे ज़्यादा कंसर्न का इशू है ना. बस उसी को इसमें डिस्कस किया गया और कुछ नहीं है. FDI is a non-debt monetary source. It involves the transfer of a part of the ownership to the investor rather than the creation of debt. यानी कि आपको उधार नहीं लेना है, कंपनी को यहाँ बुला लेना है और वो इन्वेस्टमेंट कर देगी. In FDI, a foreign company or a foreign investor not only invest in a company but is also directly involved with the day-to-day operations of the company that they have invested in, thus bringing knowledge, skills, technology. ये तो बढ़ता ही बढ़ता है. Government route for investment in sectors requiring prior approval from the Foreign Investment Promotion Board. If India seeks to lead as a global investment hub, it must look beyond the headline FDI figures and focus on the quality. हमें quality पे ध्यान देना होगा, durability and the strategic alignment of the capital inflows. अब देखो क्यों आएगा कोई, सोचो टेस्ला आया भारत में, ठीक है. उसने कहा कि हम यहाँ पर ये फैक्ट्री लगा लेंगे या बेचेंगे जो भी है. उन्होंने गाड़ी रखी. अब टेस्ला की गाड़ी 36 लाख रुपए की है और टैक्स के बाद वो बिक रही है 66 लाख रुपए में, ठीक है. 30 लाख एक्स्ट्रा ले रहे हो, अब कोई खरीदेगा ही नहीं, तो साल 2 साल बाद कंपनी यहाँ से भाग जाएगी, है ना. तो जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो निकाल लेगी यहाँ से. ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है. ट्रम्प भी तो यही कर रहा है कि ट्रम्प क्या कह रहा है, उसने गोल्डन वीजा लाया था, बोला कि $5 मिलियन दो, अमेरिका में आओ, लाइफ टाइम अमेरिका में रहो. तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो हो रहा है कि भाई इतना पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे, जॉब क्रिएशन होगी, पैसा बनेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, वही तो बातें हैं. नेक्स्ट, ये भी आपके इंडियन एक्सप्रेस का पैसे से सेम टू सेम है. इंडिया में बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, yet it is not attracting commensurate foreign capital inflows which are actually at a decade and a half low. What explain this? तो वही सब बातें कर रहा है, ठीक है, कि कैसे कैसे ये नीचे गिरता जा रहा है. तो जस्ट वही सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है. नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन निकोबार. ये भी हमने कई बार पढ़ा है ना. द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ रुपीस का एक मैसिव प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग ऑलमोस्ट 3.25 लाख लोगों को वहाँ बसाएंगे. पोर्ट्स बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, है ना, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, है ना, वहाँ पर क्या करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, बेस बनाएंगे ना, नेवी आर्मी डिफेंस के बेस बनाएंगे. बट द प्रॉब्लम इज कि उस रीजन में अभी कुछ दिन पहले हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, अगर तुम्हें याद हो, कि वो एक आपका सुनामी जोन एरिया है, ठीक है, या सुनामी प्रोन एरिया है, जहाँ पर सुनामी बहुत आती है, ठीक है. दूसरा, वहाँ अर्थक्वेक आ रहा है, तभी तो सुनामी बन रही है पानी में, ठीक है. तीसरा, वहाँ पर ट्राइब्स बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था शोम्पेन ट्राइब्स, है ना, निकोबारीज ट्राइब, ये बहुत सारे रहते हैं. तो उनको क्या करोगे, वो तो बेचारे डिस्प्लेस हो जाएंगे ना, वो कहाँ जाएंगे. इसमें कहा जा रहा है ऑलमोस्ट 60 लाख, है ना, 58 to 60 लाख पेड़ों को काटा जाएगा. अब सोचो उन पेड़ों को बनने में, इतना बड़ा जंगल बनने में, आप जानते हो ना कि ये हमारा भारत है और यहाँ पर ये आपका क्या है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार. सिर्फ अंडमान निकोबार और आपके वेस्टर्न घाट वाले जो फॉरेस्ट हैं, दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट. सोचो इनको बनने में कितने साल लगे होंगे, 200, 300, 1000 साल लगे होंगे, तब जाकर वहाँ पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ होगा. और सरकार कह रही नहीं, हमें तो प्रोजेक्ट बनाना है, 72,000 करोड़ रुपए
रुपए का प्रोजेक्ट है, काट दो इन पेड़ों को। अब तुम सोचो 60 लाख, 58 से 60 लाख पेड़ों को काटा जाएगा तो कितना एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। हमारा वही आर्टिकल 21 की हम दुहाई देते हैं भाई, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। कहाँ गया राइट टू लाइफ? चला गया पानी में, है ना। हम कहते हैं डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रमोट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, आर्टिकल नंबर 48 का ये भी चला गया पानी में, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहा इनका। हम कहते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, है ना, 2006, ये भी चला गया पानी में। हम कहते हैं जानवरों को बचाएंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अभी 2-4 जो कुत्तों को हटाने की बात की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट हो गया था, बट वहां पर तुम उनको भी तो हटाओगे जो वहाँ वाइल्ड लाइफ रह रहे हैं। क्यों? ऐसा तो है नहीं जंगल है तो जंगली जानवर नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो 58 लाख पेड़ों को हटाओगे तो वो भी हटाएंगे बेचारे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वो भी चला गया ठंडे बस्ते में, तुम्हारा कोई उसकी इज्जत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इन सब की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, हमें उन वाइल्ड एनिमल्स को भी ध्यान में रखना है, हमें उन वाइल्ड जो फ्लोरा एंड फौना है उनको भी ध्यान में रखना है। फिर वो तो बाद की बातें हैं कि जब तुम वहां प्रोजेक्ट लगा लोगे, जब तुम वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लोगे, जब तुम वहां बेस बना लोगे, तब अगर सुनामी आ गई तो सब कुछ बह जाना है, वो तो बाद की बात है। उससे पहले, बनाने से पहले उन पेड़ों का क्या होगा, उन जंगलों का क्या होगा, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, कितनी दुहाई दी जाती है इसकी, 1986 तीसरे दिन आता रहता है, कहाँ गया? वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफी टाइम से आ रहा है, चलेगा, बट अभी तक चला नहीं है क्योंकि ये सारे उसमें इश्यूज हैं। तो दोबारा से ध्यान से समझना, एनवायरनमेंट को लेकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आर्टिकल 21, 48 का ये, ठीक है। आपके वाइल्ड लाइफ को लेकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, 1972, है ना, उसमें शेर चीते रहते तो होंगे डेफिनेटली, है ना। फ्लोरा एंड फौना जितने भी है, वेटलैंड्स, है ना, वो भी आ जाएगा उसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगी, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे वहाँ पर जो रीजन है, जैसे वहाँ पर एक आपको पता होगा एक एक्टिव वोल्केनो भी पाया जाता है जो कि किस कहाँ पर है, बैरन आइलैंड पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। यहीं पर सबसे लास्ट में गलथिया बे भी बना हुआ है, ये इंदिरा पॉइंट है जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, पढ़ा है ना आप लोगों ने कि हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, है ना। शायद आपको याद होगा कि अगर ये मेरा भारत है तो यहाँ पर इसे कहते हैं गुहार मोहता, गुजरात में है। इसे कहते हैं इंदिरा कोल, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसे कहते हैं कीबीथू कहाँ पर है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ पर कौन सा होता है आपका, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। लेकिन ये 2004 की सुनामी में सबमर्ज्ड हो गया था, तो अभी कौन सा बचा है यहाँ पर, तो हम इसको कन्याकुमारी को ही मान लेते हैं, जिसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही है, वही सब बातें दोबारा से डिस्कस की गई हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन में भी आता है इलाका, है ना, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल लिखा गया है किसके द्वारा, सोनिया गांधी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। The totally misplaced 72,000 crore expenditure poses an existential danger to the island's indigenous tribal communities, ठीक है, जिसमें आपका निकोबारीज, सोमपेन, ये सब आती हैं। क्योंकि देखो, हमने जब ट्राइबल एक्ट बनाए थे तो हमने कहा था ट्राइब्स जंगल पे डिपेंड करती है, तो हमने कहा कि भाई ट्राइब्स को जंगल का अधिकार देना चाहिए। वो इलीगली काटेगा नहीं उसे, लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट है, उसका घर वही है, तो आप उसे घर से मत निकालो। तो हमने उसे कुछ अधिकार दिए। इसमें आपने पढ़ा होगा पीवीटीजी, शायद आपको याद होगा ना, पीवीटीजी टोटल 75 डाले गए। मैक्सिमम किस में है, उड़ीसा में है। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, काफी बार हमने पढ़ा है। 13 है वहां पर, है ना। तो उनके राइट्स को बचाया जाए, है ना। तो लेकिन वो सब तो छूट जाएगा ना, बेचारे कहाँ जाएंगे, तो उनको भी बचाना जरूरी हो जाता है। PVTZ particularly vulnerable tribal group as in article 338 of the constitution। आप जानते हो 338 क्या करता है, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST 338 का B एंड नेशनल कमीशन फॉर OBC, ठीक है। The government should have consulted the National Commission for Scheduled Tribes, इनसे भी पूछ लेना चाहिए था, ठीक है। 338 SC, 338 का A ST, 338 का B OBC के लिए बना हुआ, ठीक है, नेशनल कमीशन। द गवर्नमेंट शुड हैव कंसल्टेड द ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड द लिटिल निकोबार आइलैंड्स। तो ये सब बातें
लिखी हुई है इसमें। द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्टेड एज पर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड द ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्वासीजन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 शुड हैव कंसिडर्ड द निकोबारीज एंड द शोम्पेन, शोम्पेन वहां की ट्राइब है ध्यान रखना, एज स्टेक होल्डर्स फॉर द प्रोसेस एंड इवेल्युएटेड द प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट ऑन देम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो उनके राइट की बात की जा रही है। इंस्टेड इट ओमिट्स एनी रेफरेंस टू देम ऑल टुगेदर। द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो अभी हमने पढ़ा था, विच एम्पावर्स द शोम्पेन एज द अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, रिक्वेट एंड मैनेज द फॉरेस्ट, शुड हैव अंडरपिन्ड एनी policy action. The project will require the cutting down of trees on an estimate 15% of the island's land. तो वही सब बातें लिखी हुई हैं। The project threatens species like the nesting leatherback sea turtle in the Galathea Bay Wildlife Sanctuary. The coastline falls under the coastal regulation zone. आपने पढ़ा होगा ना, एक होता है आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक, है ना, एक होता है 24 नॉटिकल माइल्स तक, और एक होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। ये तो पानी के अंदर होते हैं, लेकिन सरफेस के ऊपर भी क्या बने होते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन बने होते हैं, जो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A के अंदर में आता है। मेकिंग शिप रिपेयर एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ए थ्रेट टू मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, तो मैरीन इकोसिस्टम भी तो बर्बाद होगा। आप एक तरफ तो कहते हो कि हम हम क्या हाई सीज ट्रीटी करेंगे, है ना, लेकिन दूसरी तरफ आप वहीं पर उनको खत्म किए जा रहे हो। तो वही सब बातें लिखी हुई हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी बार पढ़ा भी हमने। CRZ 1A सब कैटेगरी अंडर द कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान 2019 इंक्लूड्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव कोस्टल एरियाज, फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ कोरल रीफ्स। जानते हो ना कोरल रीफ्स क्या होती हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में, द ग्रेट बैरियर रीफ। NHRC सेंड्स नोटिस टू MP ओवर द डेथ ऑफ इन्फेंट्स फ्रॉम रैट बाइट्स। अभी देखो मध्य प्रदेश के अंदर एक न्यूज़ निकल के आई थी कि 2 बच्चे थे, ठीक है, हॉस्पिटल में, और उन नवजात बच्चों को, इन्फेंट को चूहे खा गए और चूहों के काटने से उनकी डेथ हो गई। तो आप जानते हो जब भी कहीं किसी इंसान के साथ गलत होता है, ठीक है, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ गलत होता है, तो एक डिपार्टमेंट है जो उसको बचाने के लिए आता है। ठीक है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वुमेन के लिए काम करती है, ऐसे ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसमें ह्यूमन राइट्स को बचाने का काम किया जाता है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बना था, ध्यान रखना। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। ठीक है, ये उसके लिए काम करती है। तो क्या किया इसने, द कमीशन हैज आस्क्ड टू अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड सबमिट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट विद इन 10 days। उन्होंने कहा कि भाई बताओ 10 दिन में क्या सच में ऐसा हुआ है क्या, और अगर सच में ऐसा हुआ है तो फिर उसके ऊपर देखेंगे क्या करना है। द नोटिस डेटेड September 5 was issued in the basis of a complaint by a non-profit organization Network for Access to Justice. On August 31st, at least 2 newborn girls were upon by rats inside the neonatal ICU at the My Hospital, one of Madhya Pradesh largest government-run medical facilities। और दोनों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो वही सब बातें लिखी हुई है। क्या होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो याद रखना इसके अंदर एक चेयरमैन होता है, मस्ट बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, 5 इसके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक वो हेड तो होता ही है। 1 सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, 1 सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए 5 मेंबर्स में। ठीक है, 3 मेंबर्स एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए विद नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स। 7 इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बैकवर्ड क्लास OBC एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन एंड विद डिसेबिलिटीज। ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। रिकमेंड कौन करता है, तो एक कमेटी होती है जिसमें 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी को चेयर करते हैं जो नाम रिकमेंड करती है। एक यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, स्पीकर ऑफ लोकसभा आप जानते हो ओम बिरला, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये सारे उसके क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी में बैठे होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। NHRC कब बना था, 12 अक्टूबर 1993। फैक्चुअल डाटा ही याद रखना। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर बनाया गया था। पेरिस प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशंस में जो अडॉप्ट हुआ था, और वहीं से UNHRC बना होता है, ध्यान रखना।
इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स डिफाइंड एज राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी guaranteed by the Indian Constitution और international covenants enforceable by Indian courts। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। जस्ट बेसिक सी बातें याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं वो 3 साल के लिए बनते हैं, ठीक है, या फिर 70 साल के लिए, लेकिन 2019 में इसे अमेंड कर दिया गया और इनको 5 साल का टेन्योर इनका बढ़ा दिया गया, ये भी ध्यान रखना। पहले होता था 5 साल 70 साल, अब कितना कर दिया गया? 3 ईयर और 70 ईयर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।